हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अभिजय बैच के आलोक में हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया हुआ है। फिलहाल जो आपका डिस्कशन है वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्थिक व्यवहार है या भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हैं, वही आपका क्या है यहाँ पर मेजर डिस्कशन या मेजर जो आपका टॉपिक है अभी फिलहाल बना हुआ है। तो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवहार रहा या भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां रहीं, उनमें जो सबसे पहला डिस्कशन आपने करना था वो भू राजस्व व्यवस्थाओं को लेकर के करना था। और भू राजस्व व्यवस्थाओं को लेकर के अभी तक के डिस्कशन में फार्मिंग सिस्टम की कैलकुलेशन हो चुकी है। साथ ही साथ स्थायी बंदोबस्त को भी आपने कैलकुलेट कर लिया है और रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रॉपर कैलकुलेशन आपने कर ली है, यानी कि भू राजस्व व्यवस्थाओं को लेकर के आपका जो वेरी लास्ट डिस्कशन है वो बच जाता है। और सबसे जो अंतिम आपकी चर्चा होनी है भू राजस्व व्यवस्थाओं के आलोक में, तो वहां जो आपका रेफरेंस आने वाला है वो किसका आएगा? महालवाड़ी व्यवस्था का रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। देखो, भारत में कंपनी की ओर से जो भी तमाम प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनाई गई, उनमें सबसे जो कंसाइज कैलकुलेशन आपको मिलेगी, यानी कि सबसे छोटी जो चर्चा आपको दिखाई पड़ती है वो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ही आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महालवाड़ी सिस्टम को या महालवाड़ी व्यवस्था को आप स्किप करने का कोई प्रयास करेंगे। आपको इस व्यवस्था को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यानी कि जिस तरीके से आपने फार्मिंग सिस्टम को कैलकुलेट किया है या जिस तरीके से आपने स्थायी बंदोबस्त को कैलकुलेट किया है या जिस तरीके से आपने रैयतवाड़ी व्यवस्था को कैलकुलेट किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको क्या है महालवाड़ी व्यवस्था को भी क्या है कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में आपका जो सबसे अंतिम डिस्कशन यहां पर रह जाता है, एक टॉपिक आपको मिलेगा जिसको आप क्या कहेंगे? महालवाड़ी व्यवस्था। तो यहां पर जो आपका टॉपिक बन जाता है तो टॉपिक का नाम क्या होगा? महालवाड़ी व्यवस्था। ओके, महालवाड़ी व्यवस्था। और देखिएगा पैटर्न आपको अपना पुराना वाला जो पैटर्न हमने आपको दे रखा है, तो आपको अपने पुराने वाले पैटर्न को ही क्या है अपना करके चलना पड़ेगा। महालवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले वही कहेंगे जो आपने हमेशा कहा कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है भी? एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था। एक प्रकार की क्या है? भू राजस्व व्यवस्था है। यह बात आपको क्या यहां पर भी जोड़ के चलनी पड़ेगी। ओके, अब जब महालवाड़ी व्यवस्था को आप फर्दर कैलकुलेट करने की बात करोगे तो यहां बिल्कुल टाइम ओरिएंटेड बनकर के आपको क्या है अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। महालवाड़ी सिस्टम को सबसे पहला जो टाइम आप देने की बात करेंगे तो सबसे पहला टाइम आप देके चलेंगे 1822 ईस्वी का। और 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था के साथ आप किसको जोड़ेंगे? होल्ट मैकेंजी को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी का जुड़ाव क्या आप यहां पर करके चलेंगे और आप ये बताएंगे कि जो होल्ट मैकेंजी हैं 1822 में इनको आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और आप ये बताएंगे कि इन्होंने ही सर्वप्रथम इस व्यवस्था को भारत में लागू किया। इस व्यवस्था को भारत में लागू किया। ओके, इस व्यवस्था को भारत में लागू किया। अब हम यहां से क्या है दो प्रकार के सवालों को क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने ये कहा कि महालवाड़ी व्यवस्था को भी क्या है आप एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था ही मान के चलेंगे, और आप देख पा रहे हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहली बार जब आप टाइम देने की बात करेंगे तो यहां पर जो आपकी टाइम ओरिएंटेड कैलकुलेशन बन के आती है तो 1822 की कैलकुलेशन आपकी बन के आती है। तो मुझे लगता है कि दो प्रकार के सवाल जो हैं आप यहां से बहुत ही आसानी के साथ निकाल पाएंगे।
1822 को आधार बना करके दो प्रकार के जो आपके सवाल हैं, आप उनका जो जनरेशन है यहां पर बहुत प्यार के साथ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, अब आपको क्या बताना पड़ेगा कि 1822 ईस्वी में ही 1822 ईस्वी में ही भू राजस्व की इस व्यवस्था को भू राजस्व की इस व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। भू राजस्व की इस व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। ओके, भू राजस्व की इस व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। एक सवाल तो आपने क्या अपने हिसाब से ये निकाल लिया। दूसरा सवाल आपको ये निकालना पड़ेगा कि अगर आपका एग्जामिनर आपसे सवाल ये पूछता है कि महालवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक खाली फाउंडर अगर आपसे पूछे कि महालवाड़ी सिस्टम का फाउंडर कौन था, यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक कौन था, तो मेरे प्यारे साथियों महालवाड़ी व्यवस्था का अगर खाली आपको फाउंडर बताना पड़ेगा तो फाउंडर के रिगार्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होल्ट मैकेंजी ही आपके क्या है यहां पर राइट आंसर बनते हैं। होल्ट मैकेंजी को ही क्या है आपको अपना क्या है राइट आंसर यहां पे बता करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आज के समय में स्पेशली यूके SSC की बात करेंगे तो आपसे कह सकता है कि निम्न कथनों पर विचार करो और नंबर 1 में लिख देगा कि महालवाड़ी व्यवस्था का इंडिया में जो वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो 1822 ईस्वी में आपके सामने आता है, जो सच है। इस नाते हमने ये दो प्रकार की जो लैंग्वेजेस हैं यहां पर आपको देने का कार्य किया है कि महालवाड़ी व्यवस्था का भारत में जो वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो 1822 में ही आप लेकर के चलेंगे। और नंबर 2 पे आपको यहां पर क्या बता के चलना पड़ेगा कि अगर सवाल आपसे ये पुटअप किया जाता है कि महालवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक दैट मीन्स फाउंडर कौन था, तो वहां भी आपको क्या है होल्ट मैकेंजी साहब को ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी, जिसकी बड़ी वजह हम आपको ये बताना चाहेंगे कि होल्ट मैकेंजी की ओर से ही महालवाड़ी व्यवस्था को भारत में सबसे पहली बार क्या है लागू करने का कार्य किया गया। अब यहां पर आपको क्या है एक टाइम और लेकर के चलना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या 1822 की तो आपने बात कर ली है, अब यहां पर क्या होगा हम बात करेंगे 1833 ईस्वी की। और जब हम 1833 ईस्वी की बात करेंगे तो यहां पर भी हमारी कैलकुलेशन क्या है क्वेश्चंस ओरिएंटेड हो जानी चाहिए, यानी कि हमको यहां पर भी क्या है सवालों को जनरेट करके चलना पड़ेगा। अच्छा 1833 में हम कहेंगे सबसे पहली बात इस व्यवस्था के साथ एक नाम आपको देना चाहेंगे। इस व्यवस्था के साथ मार्टिन बर्ड ने अपना जुड़ाव किया। इस व्यवस्था के साथ मार्टिन बर्ड ने अपना जुड़ाव किया, यानी कि अपने आप को क्या किया एसोसिएट किया, अपना जुड़ाव किया। बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है अगली लैंग्वेज आप क्या बनाएंगे कि मार्टिन बर्ड ने ही इस व्यवस्था को भारत में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। इस व्यवस्था को भारत में क्या है भी लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। आया हुआ सवाल है ये, लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। तो अगर मार्टिन बर्ड ने इस व्यवस्था को भारत में क्या है लोकप्रिय बनाने का कार्य किया, तो अब हम यहां पर सवाल का जनरेशन किस रूप में कर सकते हैं, हम इस रूप में सवाल का जनरेशन कर सकते हैं कि मार्टिन बर्ड को ही इस व्यवस्था का रियल फाउंडर दैट मीन्स वास्तविक संस्थापक माना गया। मार्टिन बर्ड को ही इस व्यवस्था का रियल फाउंडर दैट मीन्स आप क्या कहेंगे वास्तविक संस्थापक माना गया। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे सवालों को जनरेशन हमने कर लिया है। तो जब आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो आपका बड़ा इशारा किस ओर आ जाना चाहिए, तो हमारे हिसाब से जो आपका बड़ा इशारा है वो इस ओर आ जाना चाहिए कि आप सवालों को किस प्रकार से क्या है यहां पर जनरेट कर पाओगे।
तो कुछ इस प्रकार की शुरुआत आपको क्या है, महलवाड़ी व्यवस्था की ओर से करके चलनी पड़ेगी। 1822 का रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा और 1833 का रेफरेंस भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा। 1822 का रेफरेंस क्या कहता है हमने आपको समझाने का कार्य कर दिया है, और 1833 का रेफरेंस क्या कहता है वो भी आपके सामने क्या है, प्रस्तुत हो चुका है। तो ये दो कैलकुलेशन जो है आपकी, ये शुरुआत में आपके सामने क्या है भाई, आ जानी चाहिए। अब देखिएगा, पैटर्न तो मैंने सारे आपको दे रखे हैं, तो उसी पैटर्न के आधार पर क्या है, आप लोग महलवाड़ी सिस्टम को, दैट मीन्स महलवाड़ी व्यवस्था को क्या है, यहां पर कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, यानी कि इसके साथ अपना जुड़ाव करने का कार्य करेंगे। अब आपको यह बताना होगा कि महलवाड़ी सिस्टम को कहां कहां पर लागू किया गया, तो उसको बताने का एक पैटर्न है। उसको बताने का पैटर्न क्या है, पैटर्न आप ये अपनाएंगे कि इस व्यवस्था को आप ऐसे करेंगे, कहेंगे कि इस व्यवस्था को कुल ब्रिटिश भारत के 30% यानी कि 30% भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया। 30% भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया। 30% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है भाई, लागू किया गया। यानी कि इस सिस्टम का जो आपका इंप्लीमेंटेशन है वो कुल ब्रिटिश भारत के 30% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है, लागू हुआ। और इसका जो क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो इसका वर्गीकरण आपको करके चलना पड़ेगा। और जब आप इसका वर्गीकरण करने की बात करेंगे तो एक एरिया आप क्या लेके चलेंगे, पंजाब, और एक क्षेत्र आप क्या लेके चलेंगे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, और एक क्षेत्र क्या लेके चलेंगे आप, मध्य भारत। और यहां पर मध्य भारत का सबसे बड़ा मतलब क्या हो जाता है कि जो मॉडर्न आपका क्या है, मध्य प्रदेश बना हुआ है। तो ये तरीका है कि इस व्यवस्था को कुल ब्रिटिश भारत के 30% भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया। और ये जो आपका 30% का रेस्पेक्टिव ज्योग्राफिकल रीजन आपके सामने आएगा, अगर इसका क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा तो आप पंजाब की कैलकुलेशन करेंगे, उत्तर पश्चिमी भारत या उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की आप कैलकुलेशन करेंगे, और एक आपका क्या बनेगा, मध्य प्रांत आपका बनेगा। एक आपका क्या बनेगा, मध्य प्रांत आपका बनेगा। अब यहां पर आपको क्या है कि इसकी जो मेजर कैलकुलेशन है उसको यहां पर कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं। तो मैंने दो प्रकार के सेंटेंसेस आपको समझा रखे हैं हमेशा। एक सेंटेंस आप क्या लिखेंगे कि भू राजस्व की दर का निर्धारण, ये सेंटेंसेस कैलकुलेट होते हैं ना, भू राजस्व की दर का निर्धारण। और एक सेंटेंस आप क्या लेके चलेंगे, भू राजस्व की वसूली। तो अब आप इनको कैलकुलेट करने का काम करेंगे, यानी कि आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि महलवाड़ी व्यवस्था में, है ना, या महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार के जो आपके आर्थिक संबंध हैं, जो किसी भी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या माने जाते हैं साथियों, आर्थिक संबंध माने जाते हैं। तो इस प्रकार के जो आपके आर्थिक संबंध हैं, यानी कि इस प्रकार के जो आपके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, इनको आप किस प्रकार से कैलकुलेट करने की बात करोगे। तो देखो मैं कुछ चीजें आपके सामने बनाता हूं। मान लीजिए हमने क्या कैलकुलेट किया, एक और हमने क्या लिखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने हमने क्या रखा, जमींदार क्लास। एक कैलकुलेशन और करते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने क्या लिखा है, सीधा किसान वर्ग, यानी कि फार्मिंग क्लास। तो अब आपको यहां पर क्या कह करके चलना होगा, अब आपको यहां पर यह कह के चलना होगा कि महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व की जो दर है उसके निर्धारण के संदर्भ में तथा भू राजस्व की वसूली के संदर्भ में जो तमाम प्रकार के अनिवार्य या महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध हैं वो क्या है, ना तो जमींदार क्लास के साथ स्थापित किए गए और ना ही किसान वर्ग के साथ स्थापित किए गए। दोनों को ही क्या आपको प्राथमिकता देकर के नहीं चलना है।
यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो आपके अनिवार्य आर्थिक संबंध होंगे, जिनकी कैलकुलेशन इस रूप से आपके सामने आती है, तो इनके संदर्भ में जो तमाम प्रकार के अनिवार्य या महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध हैं, वो ना तो जमींदार क्लास के तहत स्टैब्लिश किए गए हैं और ना ही फार्मिंग क्लास के तहत स्टैब्लिश किए गए। तो कहानी एक्चुअली है क्या? यहां पर कहानी यह है कि अगर आप महलवाड़ी व्यवस्था को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, अगर आप महलवाड़ी व्यवस्था को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, ओके, अगर आप यहां पर क्या है भाई, महलवाड़ी व्यवस्था को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो महलवाड़ी व्यवस्था में यहां से निकालो एक शब्दावली आपको मिल रही है, और ये जो आपकी शब्दावली है, इस शब्दावली को आप क्या कहेंगे? महल कहेंगे। इस शब्दावली को आप क्या कहेंगे? महल कहेंगे। तो ये जो आपका महल है, इसी का आर्थिक संदर्भ आपको लेना पड़ेगा। महल का आर्थिक संदर्भ आपको लेना पड़ेगा। तो महल का जो आर्थिक संदर्भ यहां पर हो जाता है, आप लोग महल का मतलब क्या बता के चलेंगे? तो महल का जो इकोनॉमिक रेफरेंस हो कैसे लिया जाएगा? आप कहेंगे कि ग्रुप ऑफ विलेजेस। यहां पर महल का मतलब क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस हो जाता है, यानी कि गांव का समूह हो जाता है। तो यहां पर जो आपका महल है, इसी महल को आप प्राथमिकता देंगे। ये कहेंगे कि महल के साथ ही इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे। अभी महल के साथ ही महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, महल के साथ ही महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अनिवार्य आर्थिक संबंध स्थापित किए गए। अनिवार्य आर्थिक संबंध स्टैब्लिश किए गए, यानी कि अनिवार्य आर्थिक संबंध स्थापित किए गए। अनिवार्य आर्थिक संबंध स्थापित किए गए, ये तरीका है बताने का। यानी कि जिन सेंटेंसेस का प्रयोग करते हुए आप किसी भी भू राजस्व व्यवस्था के आलोक में अनिवार्य आर्थिक संबंधों पर चर्चा करने की बात करते हैं, तो अगर महलवाड़ी सिस्टम आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो भी आपके कंपनी की ओर से अनिवार्य आर्थिक संबंध होंगे, वो ना तो जमींदार क्लास के साथ स्टैब्लिश हो रहे हैं और ना ही फार्मिंग क्लास के साथ स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो आपको यहां पर महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, है ना, एक शब्दावली आपको मिलेगी महल, और महल का आर्थिक संदर्भ क्या होगा? गांव का समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट विलेजेस। और ये जो आपका गांव का समूह है, जिसको आपने महल कहा, इसी महल के साथ क्या है? महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत तमाम प्रकार के जो आपके महत्वपूर्ण या अनिवार्य आर्थिक संबंध हैं, उनको कंपनी की ओर से क्या है? इस्टेब्लिश करने का, यानी कि स्थापित करने का कार्य किया गया। अब इसी को हमें समझना है, यहां पर इसी को हमें समझना है। तो हम इसको आसान कैसे बना सकते हैं? आइए, इस व्यवस्था को आसान कैसे बनाएंगे? आइए, एक तरीका है, बढ़िया तरीका है, और उसी तरीके के अकॉर्डिंग क्या है, इस कैलकुलेशन को समझते हैं कि यहां पर जो महल है, आखिर वो किस प्रकार की बात कर रहा है। यहां पर जो आपका महल है, वो किस प्रकार की बात कर रहा है। सबसे पहले तो हम आपको कुछ और यहां पर बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा आपके सामने, हमने लिखा आपके सामने महलवाड़ी व्यवस्था। तो एक सावधानी आपको लेकर के चलनी है। जैसे हमने आपके सामने क्या लिखा? महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, ओके। तो महलवाड़ी व्यवस्था को आधार बना करके सबसे पहली कैलकुलेशन आप यहां पर क्या करने की बात करेंगे कि समस्त भू राजस्व व्यवस्थाओं, समस्त भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में, समस्त भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में सर्वाधिक लोकतांत्रिक, यानी कि मोस्ट डेमोक्रेटिक, सर्वाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था रही। ये सवाल है, सर्वाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था रही, सर्वाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था रही। ठीक है। अब इसी बात को जब आप प्रमाणित करने की बात करेंगे, तो तमाम प्रकार के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। अब यहां पर क्या है, देखो, एक्चुअली महलवाड़ी व्यवस्था में अगर मैंने आपको ये लिख करके बताया
कि कंपनी की ओर से जितनी भी भू राजस्व व्यवस्थाओं को एडॉप्ट किया गया, यानी कि कंपनी की ओर से जितनी भी भू राजस्व व्यवस्थाओं को अपनाया गया, अगर आप उन सभी को कलेक्टिवली कैलकुलेट करने का बात करेंगे तो सर्वाधिक लोकतांत्रिक भू राजस्व व्यवस्था जो आपको नजर आएगी वो आपको माहलवाड़ी ही नजर आएगी। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहां आपको एक सावधानी का धरातल लेकर के चलना पड़ेगा। यहां पे आपको क्या है, एक सावधानी का ग्राउंड आपको लेकर के चलना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या है, एक सावधानी का धरातल आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और ये सावधानी का धरातल कैसे कैलकुलेट होता है कि अगर आपने रेफरेंस किसका लिया है, माहलवाड़ी व्यवस्था का, अगर आपने रेफरेंस किसका लिया अभी, माहलवाड़ी सिस्टम का, तो माहलवाड़ी सिस्टम में मेरे प्यारे साथियों जो आपकी भू राजस्व की दर है, माहलवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व की दर है, तो भू राजस्व की जो दर होगी उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे। यानी कि भू राजस्व की दर के संदर्भ में आप ये नहीं कहेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर उत्पादन का मैंने क्या लिख दिया 33%, या मान लीजिए मैंने क्या लिखा, उत्पादन का 55%, या मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया यहां पर उत्पादन का 60%, या कुछ किताबें तो मुझे ऐसी मिली हैं जिनमें यह लिखा गया है कि उत्पादन का 90%। तो एक्चुअली मामला क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब आप माहलवाड़ी सिस्टम को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे तो आपको यह कह के चलना पड़ेगा। यह बात आपको समझ में आनी भी चाहिए और इस बात को आपको क्या प्रमाणित करना भी आना चाहिए कि समस्त भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में माहलवाड़ी सिस्टम जो आपको दिखाई पड़ती है यह सर्वाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको रही। इसका कारण हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर आपको दो प्रकार से सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो ये सावधानी का धरातल हमने क्या है, नंबर 1 आपको बताने का कार्य किया है। यानी कि माहलवाड़ी व्यवस्था में जब आप भू राजस्व की दर को कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉपर वैल्यू लेकर के नहीं चलनी है, कोई प्रॉपर वैल्यू आपको लेकर के नहीं चलनी है, कोई भी प्रॉपर क्या है भाई वैल्यू आपको लेकर के नहीं चलनी है। यही तो है बारीकी इसकी, कोई भी प्रॉपर क्या है वैल्यू आपको लेकर के नहीं चलनी है। तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको यह बताना है कि असल में माहलवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ। माहलवाड़ी सिस्टम में जो भू राजस्व की दर है, अब हम ये कहेंगे कि भू राजस्व की दर के निर्धारण के संदर्भ में, भू राजस्व की दर के निर्धारण के संदर्भ में, भू राजस्व की दर के निर्धारण के संदर्भ में, ओके, भू राजस्व की दर के निर्धारण के संदर्भ में लोगों की इच्छाओं को शामिल किया गया, 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 लोगों की इच्छाओं को शामिल किया गया। और मैंने हमेशा कहा है अगर कोई भी अरेंजमेंट आपको ऐसा मिल जाता है जहां आप लोगों की इच्छाओं को प्राथमिकता देने का कार्य कर रहे हैं, या जहां पे आप क्या है लोगों की इच्छाओं को अपने साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो अगर कोई भी अरेंजमेंट आपको ऐसा मिल जाता है तो वह अरेंजमेंट अपने आप ही क्या हो जाता है, डेमोक्रेटिक हो जाता है, यानी कि लोकतांत्रिक हो जाता है ना। अगर आप अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र के संदर्भ में डेफिनेशन को कैलकुलेट करने का बात करेंगे तो बार बार उन्होंने किस शब्दावली का प्रयोग किया, जनता जनता जनता। और हमने भी हमेशा ये समझाने का कार्य किया है कि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसका जो वेरी डोमिनेंट फैक्टर होता है, यानी कि जो सर्वाधिक प्रभावशाली कारक होता है वो जनता ही होता है। अब माहलवाड़ी व्यवस्था में दो प्रकार की सावधानियां हमने आपको बता दी हैं। अगर आप ये दो प्रकार की सावधानियां अपने साथ लेकर के चल रहे हैं तो ये बात प्रमाणित करना आपके लिए वाकई में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि यही व्यवस्था क्यों सर्वाधिक लोकतांत्रिक रही। क्योंकि इसमें कंपनी की ओर से सच्चाई आपको बता रहा है कि प्रॉपरली किसी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया गया कि हमें तो उत्पादन का 33% ही चाहिए, या हमें तो उत्पादन का 55% ही चाहिए, या हमें तो उत्पादन का 60% ही चाहिए, या हमें तो उत्पादन का 90% ही चाहिए। कोई भी प्रॉपर वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया गया। इसमें मामला यह था कि कंपनी की ओर से इन मुद्दों को उठाया गया कि भू राजस्व की दर के निर्धारण के संदर्भ में हम लोगों की इच्छाओं को शामिल करेंगे। अब इस बात को और आगे आपको समझाते हैं कि देखो
महलवाड़ी व्यवस्था में हो क्या रहा है? महलवाड़ी व्यवस्था में एक और क्या आपका, हमने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपने अनिवार्य आर्थिक संबंध हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपने अनिवार्य आर्थिक संबंध हैं, जो अनिवार्य आर्थिक संबंध हैं, तो भाई इन अनिवार्य आर्थिक संबंधों को जो स्थापित किया, किसके साथ किया? महल के साथ स्थापित किया। किसके साथ किया? महल के साथ। भाई किसके साथ स्थापित किया? महल के साथ स्थापित किया। तो ये जो महल है, ऑलरेडी आप जान गए कि महल का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ विलेजेस है। महल का मतलब क्या है भाई? ग्रुप ऑफ विलेजेस है। महल का मतलब क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस हो जाता है। महल का मतलब क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस हो जाता है। यानी कि एक महल के अंतर्गत क्या है, ये अलग अलग प्रकार के, जैसे हम कुछ गांव ले लेते हैं, एक महल के अंतर्गत क्या है, ये अलग अलग प्रकार से क्या, आप यहां पर कुछ गांव ले लेते हैं, यहां पर क्या कुछ गांव ले लेते हैं। जैसे ये क्या हो गया, विलेज नंबर आपका 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका, विलेज नंबर 2 आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका, विलेज नंबर 3 आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका, विलेज नंबर 4 आपका हो गया। इस तरीके से तो असल में यहां पर हो क्या रहा था, यहां पर यह हो रहा था कि देखिए जो आपका कृषि उत्पादन है, हम पूरा आपको बताते हैं कि जो आपका कृषि उत्पादन है, तो कृषि उत्पादन कहां पर होना है, तो कृषि उत्पादन जो है, कृषि उत्पादन कहां पर आप दिखाएंगे, तो कृषि उत्पादन जो आप दिखाने की बात करेंगे, तो कृषि उत्पादन जो आपको दिखाना पड़ेगा भाई, वो तो आपको कहां दिखाना पड़ेगा, इस विलेज सोसाइटी में आपको दिखाना पड़ेगा। जो एक महल के अंतर्गत क्या है, अलग अलग प्रकार के गांव आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जो एक महल के अंतर्गत क्या है, अलग अलग प्रकार के गांव आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। तो कृषि उत्पादन क्या होगा, इन गांवों के अंदर कृषि उत्पादन होगा। अब यहां पर जो आपका महल है, यानी कि यहां पर जो आपका महल है, तो जैसे मैंने यहां से महल बाहर निकाला, तो महल का क्या मिलेगा आपको, एक हेडमैन मिलेगा। महल का क्या मिलेगा आपको, हेडमैन मिलेगा, यानी कि महल का क्या मिलेगा आपको, मुखिया मिलेगा। तो महल के मुखिया के साथ ही कंपनी ने क्या है, अपने तमाम प्रकार के आर्थिक संबंधों को स्थापित करने का कार्य किया है। महल के मुखिया के साथ ही जो कंपनी है, उसने तमाम प्रकार के क्या है, अपने आर्थिक संबंधों को स्थापित करने का कार्य किया है। और यहां पर यह कहा गया है, और यहां पर यह कहा गया है कि संवाद के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, संवाद के माध्यम से कोमा कृषि उत्पादन की वास्तविकता, कृषि उत्पादन की वास्तविकता, कृषि उत्पादन की वास्तविकता, कृषि उत्पादन की वास्तविकता को, कृषि उत्पादन की वास्तविकता को आधार बनाते हुए, कृषि उत्पादन की वास्तविकता को आधार बनाते हुए भू राजस्व की दर का, भू राजस्व की दर का निर्धारण, भू राजस्व की दर का निर्धारण, भू राजस्व की दर का निर्धारण। यहां पर यह कहानी है, यानी कि मैं वही आपको बता रहा था कि यहां पर लोगों की इच्छाओं को आपने शामिल कर लिया है। आप यह दिखाना चाहते हैं कि भी हो सकता है कि कृषि उत्पादन कभी प्रभावशाली हो जाए, तो अगर कृषि उत्पादन वेरी इफेक्टिव होगा तो हम रेट क्या उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। और अगर आपका कृषि उत्पादन थोड़ा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया है, तो जो भू राजस्व की दर है, हम उस हिसाब से क्या है डिसाइड करके चलेंगे। यानी कि मैं वही आपको बता रहा था कि प्रॉपर कोई भी जो वैल्यू है वो आपको यहां पर लेकर के नहीं चलनी है। हालांकि जो आर्थिक संबंध है वो किसानों के साथ स्थापित नहीं है, वो तो महल के मुखिया के साथ स्थापित है। वो तो क्या है भाई, वो तो महल के मुखिया के साथ स्थापित है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि कंपनी की ओर से यह कहा गया है कि हम लगातार आपके साथ क्या है, अपना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया करेंगे, और वास्तविक कृषि उत्पादन को आधार बनाते हुए समय समय पर क्या है, भू राजस्व की दर का निर्धारण
कर लिया करेंगे। तो यहां पर बातचीत का धरातल है, आप लोगों की इच्छाओं को शामिल करके चल रहे हैं। इसी नाते मैंने कहा कि जो महलवाड़ी सिस्टम है वो अपने आप में क्या है, जितनी भी कंपनी की ओर से भारत में भू राजस्व व्यवस्थाओं को अपनाया गया, उन तमाम प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में सर्वाधिक लोकतांत्रिक क्या है आपको नजर आएगी। अब ये यहां पर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, है ना, कि समय आधारित भू राजस्व की दर, भाई जो भी निर्धारित होगी, समय आधारित भू राजस्व की दर, समय आधारित भू राजस्व की दर जो भी निर्धारित होगी, इसके अनुसार राजस्व कहां जाएगा पहले, इसके अनुसार राजस्व पहले कहां जाएगा, तो राजस्व पहले कहां जाएगा, महल के पास जाएगा। यानी कि एक महल के अंतर्गत जो तमाम प्रकार के गांव आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक प्रॉपर विलेज सोसाइटी आपको दिखाई पड़ रही है, समय आधारित जो भी भू राजस्व की दर बनेगी उसके हिसाब से जो अलग अलग प्रकार के गांव हैं वो क्या है, अपने महल के मुखिया को क्या है, रेवेन्यू पे करने का काम करेंगे, अपने महल के मुखिया को क्या है, रेवेन्यू पे करने का काम करेंगे। उसके बाद क्या है, जो रेवेन्यू आया है, जो रेवेन्यू यहां पर आया है, यानी कि जो राजस्व यहां पर आया है, यह राजस्व फिर कहां चला जाएगा, यह राजस्व फिर कहां चला जाएगा, कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। यह राजस्व फिर कहां चला जाएगा, कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। तो यह मामला है इसका। जो प्रत्यक्ष आर्थिक संबंध हैं, मैं फिर कहूंगा, ना तो जमींदार क्लास के साथ हैं और ना ही किसके साथ हैं, किसान वर्ग के साथ हैं। प्रत्यक्ष आर्थिक संबंध जो है वो महल के मुखियाओं के साथ हैं। तो हमने यहां पर एक महल को कैलकुलेट किया है। अब एक महल में कितने गांव होते हैं इसका कोई प्रॉपर डिस्कशन तो है नहीं, लेकिन एक महल का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट विलेजेस होता है। तो जो विलेज सोसाइटी आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है, एक्चुअली वहां पर कृषि उत्पादन है। लगातार संवाद होगा, लगातार बातचीत होगी, आपकी बातों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस नाते सिस्टम क्या है, मोस्ट डेमोक्रेटिक आपको लेकर के चलना है। तो जो भी भू राजस्व की दर निर्धारित होगी उसी हिसाब से जो ये विलेज सोसाइटी के लोग हैं, ये राजस्व पहले किसको पे करेंगे, अपने महल के मुखिया को। फिर फाइनली जो महल का मुखिया है वो रेवेन्यू किसको पे करने का काम करेगा, वो रेवेन्यू किसको पे करने का काम करेगा, वो कंपनी को रेवेन्यू पे करने का काम करेगा। इसमें हम ये बात भी आपको बताना चाहेंगे कि जमीनों पर मालिकाना हक, तो जमीनों पर जो मालिकाना हक है वो आप फार्मिंग क्लास का लेकर के नहीं चलेंगे। जमीनों पर जो मालिकाना हक है वो आप क्या है, फार्मिंग क्लास का लेकर के नहीं चलेंगे। जमीनों पर जो मालिकाना हक होगा वो किसका होगा, वो महल का होगा। जमीन पर जो मालिकाना हक होगा वो किसका होगा साथियों, महल का होगा। ये गलती करके मत आ जाना, है ना। तो मैंने पहले ही कहा था कि महलवाड़ी सिस्टम में ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने के लिए है नहीं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण बातों का वेरी प्रॉपर जो आपका प्रेजेंटेशन है वो हमने आपके सामने क्या कर दिया है, एक एक बारीकी आपको क्या दिखाने का कार्य कर दिया है। जो भी संभावनाएं बन सकती हैं परीक्षा उपयोगी, वो तमाम प्रकार की जो महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं उनका वेरी प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन है आपके सामने हो गया है। कुल मिलाकर के हम ये कहने की स्थिति में आ गए हैं कि भू राजस्व व्यवस्थाओं की जो कैलकुलेशन है आज आपने समाप्त कर ली। अब आगे बढ़ेंगे, है ना, अब आगे बढ़ेंगे और आगे जो भी टॉपिक मैंने पहले दिन आपको बताए थे उनमें से मैं किसी भी टॉपिक को आपके सामने रख सकता हूं और उसी हिसाब से क्या हम लोग कैलकुलेशन करने का काम करेंगे। यानी कि भू राजस्व व्यवस्थाओं की जो कैलकुलेशन है आज अपने आप को क्या करती है, समाप्त करती है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।